हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक सुधार आंदोलनों में आर्य समाज पर बात करेंगे। 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों ने इस बात पर जोर दिया कि मानव समाज के कुछ वर्गों के साथ में असमानता का व्यवहार करना गलत है। इसीलिए सुधारकों ने समाज के पुनर्जीवन और पुनरुद्धार के लिए सांस्कृतिक विचार और नियम और सामाजिक परंपराओं में सुधार का आह्वान किया था। आर्य समाज भी एक ऐसा ही पुनरुद्धार आंदोलन था जिसकी प्रेरणा उसे देशी संस्कृति से ही प्राप्त हुई थी। 1875 में गुजरात काठियावाड़ क्षेत्र में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज का मुख्य कंसर्न समानता, यानी कि किसी भी प्रकार का लिंग भेद नहीं किया जाए, आदमी और औरत के मध्य न्यायपूर्ण समानता हो और अपने चरित्र, कर्म और गुण के अनुसार सबको बराबर के अवसर दिए जाएं या मिलें। जब दयानंद सरस्वती ने काम शुरू किया था तो उन्होंने पाया कि भारतीय समाज जो है वह बिल्कुल ही निष्क्रिय और गतिहीन हो चुका है। स्त्रियों की स्थिति बहुत ही निकृष्ट है, उनको दया की दृष्टि से देखा जा रहा है और परिवार और समाज में आज तक भारतीय संस्कृति में जो उनका उच्च स्थान था वह स्थान खो चुका है और परिवार के पुरुषों पर वह पूर्ण रूप से निर्भर है। इसीलिए दयानंद सरस्वती ने या आर्य समाज ने स्त्रियों के पुनरुत्थान के प्रयत्न प्रारंभ किए, जिन्हें यह उन्होंने बल दिया था कि जिन स्त्रियों को शास्त्रों में बराबरी का दर्जा दिया गया है, मनु ने जिनको स्त्रियों को उच्च स्थान दिया है, वहाँ उनके स्थान को पुनः उन्हें उसी स्थान पर पहुँचाना है। दयानंद सरस्वती मनु को कोट करते हुए लिखते हैं कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता का वास होता है और जहाँ असम्मान होता है वहाँ सारा धार्मिक रिचुअल्स जो हैं और राइट्स जो हैं वो सब बेकार हो जाते हैं, क्योंकि स्त्री का दुख और सुख ही परिवार का सुख और दुख बन जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्य समाज ने अपने प्रयत्नों में बल दिया कि किस प्रकार से स्त्रियों की दशा को सुधारा जाए। इसी सिलसिले में उन्होंने स्त्री दशा सुधारने के विभिन्न आयामों में प्रयत्न किया, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बाल विवाह पर प्रतिबंध। दयानंद सरस्वती ने लड़के और लड़की की विवाह की उम्र को बताते हुए लिखा है कि लड़की का विवाह 16 से 24 की उम्र के मध्य होना चाहिए, जबकि वे पुरुष के लिए कहते हैं कि पुरुष 24 से 48 वर्ष तक के मध्य विवाह कर सकता है। आर्य समाज वैसे भी ब्रह्मचर्य पर बल देता है। उनका मानना था कि इस आधार पर, ब्रह्मचर्य के आधार पर, जब तक स्त्री और पुरुष वयस्क नहीं हो जाते हैं, जब तक उनका सोचने का ढंग विकसित नहीं हो जाता है, शरीर और दिमाग से वो विकसित नहीं हो जाते हैं, तब तक विवाह की उम्र उनको या विवाह नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर उनका यह भी मानना था कि यदि एक देश ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है तो वह डूब जाता है, और उनका यह प्रयत्न इसलिए और सफल माना जा सकता है क्योंकि बाल विवाह के रोकने से विवाह जो हैं वह टूटते नहीं हैं, और बाल विवाह के रोकने से जब हम ब्रह्मचर्य जीवन प्राप्त करने के पश्चात शादी करते हैं तो लड़का और लड़की वयस्क हो जाते हैं, उनकी सोचने की स्थिति, समझने की स्थिति भी बढ़ जाती है। वे कहते हैं कि बाल विवाह को रोकने के लिए ज़रूरी है कि लड़के और लड़की की रजामंदी पर जोर दिया जाए, यानी दोनों ही इसके लिए तैयार हों। आपसी रजामंदी से वे कहते हैं शादी भी नहीं टूटती है और उत्तम संतान को जन्म दिया जाता है। अतएव वे कहते हैं
कि ऐसी स्थिति में स्वयंवर जो है वही बेस्ट वे है ताकि बाल विवाह को रोका जा सके। चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 1860 को उन्होंने परिवर्तित करवाया और 1925 में उन्होंने उसमें परिवर्तन करवा के एज ऑफ कंसेंट मतलब शादी के विवाह की उम्र जो थी वह लड़की के लिए उन्होंने 13 वर्ष करवाई और वो कहते हैं कि लड़कों जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं 13 से 14 वर्ष के बीच में उन लोगों का विवाह होना चाहिए। 1929 में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट जैसे कि हम शारदा बिल कहते हैं वह भी आर्य समाज के प्रयत्नों से सामने आया, जिसमें अब यह निश्चित कर दिया गया कि लड़की की विवाह की उम्र 14 होगी और लड़के की 18 निश्चित कर दी गई। दूसरा उनका कार्य हम देखते हैं विधवा पुनर्विवाह का। दयानंद सरस्वती विधवा विवाह के पक्ष में थे। वे ऐसी विडो के विवाह के पक्ष में थे जिनका पति बिना शारीरिक संबंध स्थापित करे मृत्यु को प्राप्त हो गया हो। इसी के साथ साथ वे विधवाओं के लिए नियोग का समर्थन भी करते थे। नियोग प्रथा जिसके अंतर्गत एक औरत संतान प्राप्ति के लिए किसी भी पुरुष के साथ में संबंध रख सकती थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विधवा पुनर्विवाह और नियोग ये दोनों का ही उद्देश्य संतान की प्राप्ति के लिए था और इसीलिए उन्होंने वंश परंपरा को आगे चलाने के लिए नियोग और विधवा विवाह दोनों का ही उन्होंने समर्थन किया था। उन्होंने विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सारे पैम्फलेट भी छपवाए और उस पैम्फलेट को उन्होंने दूर दूर तक बंटवाया भी, क्योंकि उनका मानना यह था कि विधवा विवाह जो एक वर्जिन विधवा है, अगर उसका पुनर्विवाह हम कर रहे हैं तो वह एक बहुत ही अच्छा कार्य है। एक उदाहरण हमारे को मिलता है कि उनके प्रयत्नों से एक कुलीन वर्ग की हिंदू स्त्री ने विधवा होते हुए भी अपने ही प्रयत्नों से एक एडवोकेट के साथ में पुनर्विवाह उस समय करा था, जिसका काफ़ी विरोध हुआ, परंतु अंततः वह स्वीकार कर लिया गया। हम देखते हैं कि लाहौर हम देखते हैं कि लाहौर के, अमृतसर के, कोहट के कई आर्य समाजिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने अपने लेखन से विधवा विवाह के प्रचलन को बढ़ावा दिया और उसके बारे में शिक्षित करने का भी प्रयत्न किया। पंडित मुंशी जीवन दास के द्वारा लिखी हुई साड़ा ए हक यानी कि वॉइस ऑफ ट्रुथ उन्होंने एक पुस्तक लिखी। ऐसे ही पंडित लेख राम ने रिसाला ए नाविद ए बेगवान यानी कि अ ट्रीटाइज कंटेनिंग ग्लैड न्यूज़ फॉर विडोज के लेखन ने जन मत बनाने की पूरी कोशिश करी और मजबूत बनाया कि विधवाओं का विवाह होना ही चाहिए। 1882 तक आते आते कई विधवा विवाह आर्य समाज ने संपन्न कराया। उनकी मासिक पत्रिका आर्य जो पंजाब के गुरदासपुर मासिक पत्रिका आर्य में हम देखते हैं कि पंजाब के गुरदासपुर के छतरी परिवार या छतरी जाति की एक विधवा कन्या का विवाह उसी छतरी जाति के पुरुष के साथ में संपन्न कराया गया। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि विधवाओं के लिए उन्होंने कई मासिक पत्रिकाएं शुरू करी, जैसे विधवा बंधु, विधवा सहायक, विधवा कॉज। ये मासिक पत्रिका यानी कि विडो कॉज ये अंग्रेजी में थी। ये सारी मासिक पत्रिका हिंदू, उर्दू और अंग्रेजी में निकाली गई थी। इसी के साथ साथ उन्होंने लाहौर, मथुरा, हरिद्वार
में विधवा आश्रम खोले, जहां उन लड़कियों को रखा गया, उन विधवाओं को रखा गया और बाद में उनके विवाह भी संपन्न कराए गए। एक ऐसा ही आश्रम सर गंगाराम के द्वारा 1915 में विधवा विवाह सहायक के नाम से विधवा विवाह सहायक सभा के नाम से खोला गया था। महात्मा हंसराज ने भी विधवा पुनर्विवाह कानून को लाने में काफ़ी सहायता करी थी, जिसके अंतर्गत नाभा राज्य की उच्च जाति की विधवाओं को विवाह की आज्ञा दे दी गई थी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि महात्मा मुंशीराम, जो आगे चल कर के स्वामी श्रद्धानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने अपने कई पैम्फलेट छपवाए और उन पैम्फलेट का शीर्षक दिया छात्र धर्म का पालन का गैर मामूली मौका। और इन पैम्फलेट्स में उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। ये पैम्फलेट 1895 में सर्कुलेशन में भेजे गए थे। इतने सारे प्रयत्नों के बावजूद भी हम देखते हैं कि उस समय के रूढ़िवादी समाज ने इसको स्वीकार नहीं किया और कई बार तो ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हुई कि जिन परिवारों ने विधवाओं का विवाह संपन्न कराया था, उनका बॉयकॉट अन्य समाज के वर्गों के द्वारा कर दिया गया। परंतु यह एक नारी सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है कि विधवाओं को विवाह का अधिकार प्रदान करके नारी की स्थिति को आर्य समाज ने सशक्त बनाया था। तीसरा प्रयत्न जो नारी स्थिति के सुधार में आर्य समाज के द्वारा किया गया, वह था पर्दा प्रथा का विरोध। पर्दा, हम देखते हैं कि आधुनिक काल तक आते आते पर्दा बड़ा सम्मान का प्रतीक और व्यक्तिगत सुरक्षा का एक साधन बन चुका था। समाज का मानना था कि अंदर बैठी स्त्री लाख दी और बाहर गई तो खाक दी। इस प्रकार स्त्री का कार्य क्षेत्र जो था वह घर के आंगन तक ही सीमित कर दिया गया था। आर्य समाज ने यह पर्दा प्रथा को तोड़ा और उन्होंने औरतों की आज़ादी को, उनकी स्वतंत्रता को आगे बढ़ाया। उनके अनुसार कोई भी स्त्री अब आर्य समाज की प्रतिनिधि सभा, आर्य शिरोमणि सभा या आर्य धर्म सभा में पदाधिकारी का पद ग्रहण कर सकती थी। स्त्री आर्य की कोई भी जो स्त्री हो वह आर्य समाज की सदस्य भी बन सकती थी और संगठन में भी इस प्रकार ऊंचे पद प्राप्त कर सकती थी। तो इस तरह से पर्दा प्रथा को उन्होंने तोड़ा, जिससे महिलाओं में जागृति आई और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में काफ़ी सहायता मिली थी। एक अन्य प्रयत्न जो हमें दिखाई पड़ता है, महत्वपूर्ण है, वह है नारी शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान। आर्य समाज जिसके सिद्धांत वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित थे, उनके 10 सिद्धांतों में से शिक्षा का प्रसार एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय था। दयानंद ने एक खुली सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा का स्वप्न देखा था, जिसमें समाज शिक्षित होगा, न कि जन्म के आधार पर उस समाज का स्तर निर्धारित किया जाएगा। उनका मानना था कि सभी सामाजिक बुराइयां स्त्रियों को शिक्षा देने से ठीक की जा सकती है। इसीलिए उन्होंने स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार करना आवश्यक समझा। सत्यार्थ प्रकाश में भी उन्होंने लिखा कि एक शिक्षित नारी अच्छी संतति तैयार करती है, अतः पुरुष और स्त्री को बराबर का शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। पर उन्होंने इस बात पर ज़रूर जोर दिया कि पुरुष की शिक्षा के वर्ष जो हैं वे ज़्यादा हो सकते हैं, जो कि उनके अनुसार 17 वर्ष माने गए, और स्त्रियों के लिए उन्होंने कहा कि 8 वर्ष तक की शिक्षा ही काफ़ी है। उन्होंने कहा कि यह इसलिए क्योंकि स्त्रियों को घर और गृहस्थी भी संभालनी पड़ती है।
उनके अनुसार नारी शिक्षा का जो स्वरूप है वह उनकी जो गृहस्थी में काम है उस पर आधारित होना चाहिए। साथ ही उनका शिक्षा का स्वरूप जाति पर भी आधारित था। वे कहते थे कि हर जाति की स्त्री हर प्रकार की शिक्षा नहीं ले सकती है। उनके जो स्फीयर है, जिस क्षेत्र में वो रहती हैं, उसी के आधार पर उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा शिक्षा के आधारभूत ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जैसे व्याकरण, धर्म साहित्य, दवाई, गणित, क्राफ्ट, इन सब का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। और इस ज्ञान का उद्देश्य उनके अनुसार यही था कि एक स्त्री अच्छी माँ बन सके और अच्छी बीवी बन सके। उनकी भूमिका जो है वह घर की चार दीवारी के भीतर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रारंभिक स्तर पर कन्या के लिए गुरुकुल खोले गए। दयानंद सरस्वती को हम देखते हैं कि वो को एजुकेशन के भी विरुद्ध थे और ईसाई मिशनरियों का उस समय शिक्षा के प्रसार में काफ़ी एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी। इसलिए उन्होंने यह देखते हुए स्त्री शिक्षा पर बल दिया कि स्त्रियों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर किसी भी प्रकार का कन्वर्जन हो रहा है तो हम उस कन्वर्जन को रोक सकें। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उन्होंने नारी शिक्षा को बढ़ाने पर जोर दिया। 1880 में पंजाब में जगह जगह कई स्कूल्स खोले जाने लगे। 1885-88 के बीच में अमृतसर में स्कूल खुला। अमृतसर बल्कि सबसे आगे ही रहा स्कूल खोलने के अंदर। हम लाहौर में देखते हैं डीएवी स्कूल, जालंधर में भी डीएवी स्कूल्स खुले। 1886 में एक गर्ल्स स्कूल जालंधर में खुला। 1888 में ही हम देखते हैं कि मुंशीराम यानी कि स्वामी श्रद्धानंद ने तलवान में एक स्कूल खोला, पर क्योंकि गुणी शिक्षक उनको नहीं मिले इसलिए जल्द ही बंद हो गया। पर अक्टूबर में जब उनको यह पता लगा कि उनके स्कूल में जो बिटिया पढ़ रही है उसकी शिक्षिका ईसाई धर्म पर ज़्यादा जोर दे रही है, तो उन्होंने उसको उस स्कूल से निकाल करके और जालंधर में एक स्कूल खोला। 1890 में आर्य कन्या पाठशाला जालंधर में खोली गई। उसके मैनेजर लाला देवराज जो थे, उन्होंने दयानंद के सिद्धांतों पर ही पाठ्यक्रम को रखा, जिसमें सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, चित्रकला, पाककला, संगीत, कविताएं, खेल, गणित और धार्मिक साहित्य को करिकुलम में जोड़ा गया। 1889 तक फिरोजपुर में आर्य समाज, गुजरात और भगवानपुरा के समाजियों ने सफलतापूर्वक वहाँ पे गर्ल्स स्कूल चलाया। लाला देवराज ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए एक बड़ा कॉलेज भी खोला। 4 जून 1886 को हम देखते हैं कि लाला देवराज और मुंशीराम के प्रयत्न से एक कन्या महाविद्यालय भी खोला गया और शिक्षकों ने यह प्रयत्न किया कि वे जो ग्रेजुएट होकर के छात्र निकल रहे हैं वे अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के स्कूल खोलें। 1898 में इस महाविद्यालय ने एक हिंदी पत्रिका पांचाल पंडिता भी निकाली, जिसमें गर्ल्स एजुकेशन की सार्थकता पर अपने विचार दिए और हम देखते हैं कि यह अपने उद्देश्य की प्राप्ति में भी सफल रही। इसी तरह से भारतीय पत्रिका भी 1920-21 में स्त्रियों की शिक्षा के लिए शुरू हुई। लाला देवराज ने स्त्रियों के नैतिक कर्तव्यों के लिए लिखा कि घर के काम में पेरेंट्स की मदद करना उनका नैतिक कर्तव्य है, इसलिए शिक्षा में ये सब करिकुलम में शामिल करना भी ज़रूरी था। 1934 में एक कन्या महाविद्यालय के अलावा हम देखते हैं कि 1886 और 47 के बीच में कई स्कूल्स भी खोले गए थे। पंजाब में आर्यपुत्री पाठशाला अबोहर में, आर्य कन्या मिडिल स्कूल मोगा में, आर्य कन्या प्राइमरी स्कूल अमृतसर में, संत दास आर्य कन्या हाई स्कूल जालंधर में,
बनवारी लाल वैदिक मिडिल कन्या पाठशाला अबोहर में, हंसराज महिला महाविद्यालय अबोहर में ही खोली गई। फिर हिंदू महाविद्यालय लाहौर में खोला गया, डीएवी कॉलेज जालंधर में खोला गया, डीएवी कॉलेज एक बटाला में भी खोला गया, अमृतसर में भी खोला गया। इसी तरह से कन्या आश्रम यानी कि बोर्डिंग हाउस भी लड़कियों के लिए खोले गए। हम देखते हैं कि यह जो बोर्डिंग हाउस 1906 में खुला था, उसमें 1913-14 तक 105 छात्र रहने लग गए थे, जो कि आसपास के क्षेत्रों के थे। पंजाब से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से वहाँ पर आए और पढ़ने लगे। लाला सुखदयाल ने इसी तरह से मियांवाली क्षेत्र में लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति प्रारंभ करी। मुल्तान में भगत गोविंद राम ने अपनी संपत्ति कन्या स्कूल के भवन के निर्माण के लिए ही दान में दे दी। 1911 में श्रीमती राम भज्जी ने भी विवाहित अनपढ़ औरतों के लिए प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए एक नई सोसाइटी का निर्माण किया, जो स्त्री महामंडल कहलाई गई। लाला हंसराज ने हॉस्टल में विवाहित पुरुषों पर रोक लगाकर बाल विवाह को रोकने की कोशिश करी। इस प्रकार आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा पर जोर देकर गृहस्थी को संभालने के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इस नारियों को दी थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्य समाज ने अपने प्रयत्नों में पितृसत्तात्मक अपने जो प्रयत्न उन्होंने नारी सुधार के लिए किए थे, वे पितृसत्तात्मक ढांचे से आगे नहीं बढ़ सके। इस प्रकार से उनके जो ये प्रयत्न थे, वे बड़े सीमित और नियंत्रित उत्थान कार्य साबित हुए। थैंक यू।